बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बिशारत राजा, मेरे साथ मौजूद है सईद बलोच। हमारे अक्कब में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की बिल्डिंग नज़र आ रही है। सईद बलोच साहब, जिसके कोर्ट रूम नंबर 1 में जस्टिस अमीनुद्दीन, हाजी अमीनुद्दीन साहब, हाफिज काजी अमीनुद्दीन साहब की सरबराही में 11 रुकनी बेंच एक अहम मुकदमे की समाअत कर रहा है। और वो मुकदमा है मखसूस नशिस्तों के हवाले से। आज फैसल सिद्दीकी साहब, जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के वकील हैं, उनके ताबड़तोड़ सवालात के सामने बेंच अंगुश्ते बंदा बना रहा। उनके पास जवाबात नहीं थे। और फिर जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस हसन अजहर रिजवी के रिमार्क्स ने, मैं तो आज हैरान हूँ, एक काया पलट दी। आप यूँ कह सकते हैं कि आज बेंच से ये नज़र आ रहा था, जो ऑब्जर्वेशन सामने आई, जो उनके रिमार्क सामने आए, एक मासवा एक दो जजेस को छोड़कर, काजी हाफिज अमीनुद्दीन साहब को छोड़कर, हाजी अमीनुद्दीन साहब को छोड़कर, कि वो जैसे लग रहा था कि लश्कर कमीशन पाकिस्तान के जो वकील हैं या डीजी लॉ थे, उन्हें उनकी वो वकालत कर रहे थे। लेकिन बाकी तमाम जजेस ने ताबड़तोड़ सवालात किए और फैसल सिद्दीकी साहब ने ताबड़तोड़ दलाइल दिए, जवाबात नहीं थे। और जस्टिस हसन अजहर रिजवी, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस जमाल मंदोखेल के रिमार्क से कया कुछ पलटती हुई नजर आई हमें। अगर आप सईद बलोच साहब मुझे इजाजत दें तो मैं थोड़ा सा अहवाल जो है वो सामने रखता हूँ। एक मौके पर आज बड़ा दिलचस्प मामला हुआ, जब केस की समाअत हो रही थी, तो फैसल सिद्दीकी साहब, जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के वकील हैं, उन्होंने बेंच को मुखातिब करते हुए कहा, फैसल सिद्दीकी साहब ने, कि सईद बलोच साहब के मैं यहाँ वो मांगने आया हूँ जो मोहतरमा फातिमा जनाह ने मांगा था, डिमांड की थी। और फिर जो लाजवाब नजर आया हमें डीजी लॉ, जब पूछा गया जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने डीजी लॉ को बुलाकर, जो लश्कर कमीशन पाकिस्तान के डीजी लॉ है, कि भाई आपने 39 की सीटें जो आपने नोटिफाई कर दी है, उन्होंने कहा जी कर दी है, तो वो मखसूस नशिस्तें कहाँ गई? अभी तक अलाट क्यों नहीं की? 39 की बुनियाद पर, तो 39 की बुनियाद पर बाकी जमातों को तो हो गई। ये इम्तियाजी सलूक कहाँ? लेकिन इस मौका पर जस्टिस वो हाफिज काजी अमीनुद्दीन साहब, यार मुझे नजर आए कि वो रेस्क्यू कर रहे थे डीजी लॉ को, बैठ जाए आप बैठ जाए जनाब। यार जस्टिस अमीनुद्दीन साहब, आप वो आज करके आए ना अभी। जी। तो फिर अगर वो इस तरह उनको, जिस तरह काजी फाइजा साहब खुद ही वकील बनते, खुद ही दलाइल देते, खुद ही जज बनते, खुद ही फैसला देते, तो फिर ये चूहा उतार देना अमीनुद्दीन साहब और आकर वहां खड़े होकर वो दलाइल दे। यहाँ अगर आप 30 लाख रुपए ले रहे हैं तो वहां आपको एक केस के करोड़ों रुपए मिल जाएंगे, पैसे भी ज्यादा मिलेंगे वहां पर। तो फिर ये क्यों नहीं? देखिए बशारत राजा साहब, बड़े मैं समझता हूँ कि आज फैसल सिद्दीकी साहब ने गुज़श्ता रोज से भी बेहतर, यार मतलब कि मजा आ गया। हाँ, आपको याद है जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ये जो बेंच की तश्कील पर एतराज़ात चल रहे थे ना, तो उस वक्त फिर मैं और जुल्करनैन भी आया, तो सलमान अकरम राजा साहब और फैसल सिद्दीकी साहब ना पहली रो में पहली 2 कुर्सियों पर बैठे हुए थे, जो रोस्टरम पे बिल्कुल साथ हैं, राइट साइड पे। तो फैसल सिद्दीकी साहब से यही सवाल हुआ कि सर क्या आप बाइकआउट करेंगे, क्योंकि यहाँ से तो हालात अच्छे नज़र नहीं आ रहे कि आपको यहाँ से इंसाफ मिलेगा। तो फैसल सिद्दीकी साहब ने कहा कि बाइकआउट नहीं करेंगे, आखिर तक लड़ेंगे। होता भी यही है। मुझे उस वक्त लगा, मैंने कहा यार ये पत्नी जज्बाती हो रहे हैं फैसल सिद्दीकी साहब, इनको अंदाजा नहीं है कि जज साहबान किस तरह इन केसेस को सुन रहे हैं। और उससे पहले आपको पता है कि मुनीर फारूक साहब फौजी अदालतों वाले केस के बारे में 25 फरवरी को अपने एक व्लॉग में ये बता चुके थे कि फौजी अदालतों वाले केस का मुमकिन तौर पर फैसला क्या आया था। तो इसलिए मुझे बड़ी हैरत हुई, मैंने कहा चलें जी देख लेते हैं फैसल सिद्दीकी साहब कितना कि लड़ लेंगे, जो जज आगे से ज़ेन बना के बैठे हो। तो मुझे नहीं लगता कि उसमें पीटीआई के हक में कोई फेवर हो सकती है, क्योंकि गालबन ये बनता है अप्रैल के महीने में। जी, पीटीआई के एक अहम रहनुमा ने हमें बताया था कि भाई हमें पैगाम पहुंचाया गया है एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से कि आपको मखसूस नशिस्तें हम नहीं देंगे। फैसले पर अमल दरामद तो पहले ही नहीं हो रहा था, लेकिन मखसूस नशिस्तों ना मिलने के हवाले से जब पैगाम पहुंचा दिया गया तो उसके 1 हफ्ते के बाद केस लग गया। जब केस लग गया तो मुझे हैरत हुई, मैंने कहा देखें जी फैसल सिद्दीकी साहब पत्नी अब क्या इनके पास ऐसा कोई तुर्क का पत्ता है जिसको ये इस्तेमाल करेंगे, जादुई छड़ी है, कोई जादू की छड़ी है जिसको घुमाएंगे और फैसला इनके हक में हो जाएगा। लेकिन अब जब हम ये केस सुन रहे हैं और इस केस में फैसल सिद्दीकी साहब के दलाइल देख रहे हैं, सुन रहे हैं, और
मेरे ख्याल में फैसल सिद्दीकी साहब अपनी जिंदगी की सबसे बेहतरीन इनिंग बतौर वकील इस खेल रहे में वो खेल हैं। अच्छा, ये बात याद रखना, बात दलाइल की हो रही थी। जब फैसल सिद्दीकी साहब दलाइल दे रहे थे तो आज जस्टिस जमाल मंदोखेल को ये भी कहना पड़ा कि बस्सा औकात हमारे सामने कोई ऐसा एक केस आ जाता है जमीन का जिसमें फरीक वो जब केस आता है तो हम जिसको सुनते हैं तो पता चलता है कि यह जमीन सरकार की है। फरीक हालांकि सरकार होती नहीं, लेकिन फिर भी हम फैसला जो है वो सरकार के हक में देते हैं। फैसल सिद्दीकी साहब जब आर्टिकल 185 और 187 के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने कुछ अदालती फैसलों का रेफरेंस दे रहे थे, उनका हवाला दे रहे थे, तो उसमें फैसल सिद्दीकी की जानिब से ये कहा गया कि फर्ज करें कि एक बंदा कहे कि मिज़ार कायद जो है वो मेरा है, मेरा उस पर मेरी मलकियत बनती है। एक और फरीक आ जाए आपके सामने और वो आकर कहे नहीं मिज़ार कायद की मलकियत मेरी बनती है, तो क्या अदालत उन दोनों को सुनने के बाद वो रियासत के हक में फैसला नहीं देगी कि ये मिज़ार कायद तो रियासत की मलकियत बनता है, अवाम की मलकियत बनता है, इस पर कोई शख्स इनफरादी तौर पर आकर कैसे इस पर अपना हक जता सकता है? तो अगर आपके सामने रियासत ना हो, हुकूमत ना हो, तो क्या अदालत उस हुकूमत के ये रियासत के हक में फैसला नहीं करेगी? बिल्कुल करेगी। इसी तरह एक और केस का उन्होंने हवाला दिया जो ज़मीन के उससे के हवाले कब्जे से मुतल्लिक था कि उसमें भी अगर दो फ्री कैन हो और पता चले कि यार ये ज़मीन न इस शख्स की है न उस शख्स की है, बल्कि जमाल मंदोखेल साहब ने कहा कि हमारे पास उधर बलूचिस्तान में इस तरह के मुकदमात आते रहते हैं और उन मुकदमात में हमें ये पता चलता है कि यार एक फरीक आया, उसने कहा जी ये फलां ज़मीन जो है ये मेरी है, जैसे काजी फायज ईसा ने उसमें थी कि वो जियारत में एक ज़मीन के हवाले से अपना ये हक दावा किया हुआ था कि ये ज़मीन उनकी है, जबकि हुकूमत बलूचिस्तान का ये दावा था कि ये ज़मीन सूबाई हुकूमत की है। तो बाद में काजी साहब ने उसको पतली 63,000 सेंटीमीटर करके वो ज़मीन जो है वो दान कर दी थी कि जी देखे मैं बड़ा एहसान कोई कर रहा हूँ इसको, हालांकि वो सूबाई हुकूमत की वो ज़मीन थी। तो उन्होंने कहा कि हमारे पास इस तरह केसेस आते रहते हैं कि एक शख्स कहता है ये ज़मीन मेरी है, दूसरा कहता है मेरी है, और हम जब दोनों को सुनते हैं तो पता चलता है कि ये दोनों की ज़मीन नहीं है, ज़मीन तो ये सूबाई हुकूमत की मलकियत बनती है, तो वो फिर हम सूबाई हुकूमत के हवाले कर देते हैं, उन दोनों अशखास को नहीं देते। तो ये कहने का मतलब ये है, और यही बात फिर फैसल सिद्दीकी ने इस्टेब्लिश की। उन्होंने कहा कि अगर आपके पास एक फरीक नहीं आया और हक उसका बन रहा हो तो क्या अदालत उसको हक नहीं देती? बिल्कुल देती है। तो जब पीटीआई के हवाले से ये एतराज़ात लग रहे थे ना कि पीटीआई अदालत के सामने नहीं थी, उस पर पहले तो फैसल सिद्दीकी ने ये कहा कि भाई पीटीआई अदालत के सामने थी, हमने दरखास्त भी दी हुई थी, और पीटीआई ने तो बल्कि यहाँ तक कहा था कि जब तक बल्ले के इंतखाबी निशान वाले नजर सानी केस की पहले समाअत की जाए, उस समाअत की जब तक वो केस नहीं निपटाया जाता तब तक मखसूस नशिस्तों का केस रोक दिया जाए। पीटीआई ने अपनी दरखास्त में ये मौक़िफ़ इख्तियार किया था, लेकिन काजी फायज ईसा जैसे एक बददियानत जज ने पीटीआई को सुनने का मौका नहीं दिया। लेकिन पीटीआई अदालती रिकॉर्ड में फरीक थी, और उसी पर फिर आज फैसल सिद्दीकी ने कहा कि फ़र्ज़ करें कि अगर पीटीआई आपके सामने ना भी होती तो जब आपने केस सुना तो आर्टिकल 187 के तहत आप ये सारा इख्तियार इस्तेमाल कर सकते थे। फिर उन्होंने दूसरा हवाला दिया जो 2021 में गुलजार साहब के दौर में, बंदियाल साहब उस वक्त सीनियर तरीन जज थे, ये नवंबर 2021 में ये केस आया था, और उस केस में ये हुआ था कि आईबी और सुई सदरन, सुई नादरन और इस तरह मुख्तलिफ जो वफाकी महकमे हैं, उन सब को, काफ़ी सारे महकमे थे, उन सब को मिला के कोई टोटल 16,000 से ज़ायद सरकारी मुलाजमीन थे जिनको नौकरियों से बरतरफ किया गया। ये सिलसिला शुरू हुआ था 1996 में बेनज़ीर भुट्टो के दौर में, और उनके दौर में कुछ मुलाजमीन को जब नौकरियां दी गई, बाद में नवाज शरीफ साहब की हुकूमत आई, उन्होंने निकाल दिया, फिर परवेज मुशर्रफ साहब की हुकूमत आ गई, वो ख़त्म हुई। तो जब दोबारा 2008 में पीपी की हुकूमत आई तो इन्होंने एक नोटिफिकेशन के जरिए 2010 में उन तमाम लोगों को नौकरियों पर बहाल कर दिया। 15-15, 16-16 साल के बाद अचानक वो बहाल हो गया। कुछ लोग वो थे जो दीगर महकमों में काम कर रहे थे, तो वो बहाल हुए, तो वो मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया क्योंकि उससे बहुत सारे लोगों की सीआरटी डिस्टर्ब हो रही थी। तो उसमें भी अदालत ने 184(3) का भी इस्तेमाल किया था, और उसमें अदालत की जानिब से गालिबन 185 का हक जो था वो भी इस्तेमाल 187 कंप्लीट इंसाफ का भी वो भी इस्तेमाल किया गया था। उसमें अदालत ने ये कहा था कि हमारे इस फैसले का इतलाक उन तमाम मुलाजमीन पर भी होगा जो इस वक्त अदालत के सामने मौजूद नहीं है। तो यहाँ फिर पीटीआई के मामले में ये इतलाक। तो फैसल सिद्दीकी साहब ने आज जस्टिस मोहम्मद अली मजहर साहब के साबिक़ा फैसलों का हवाला उनके सामने रखा, जस्टिस अमीनुद्दीन साहब के फैसलों का हवाला रखा, जस्टिस जमाल मंदोखेल साहब के फैसलों का हवाला रखा। आज उन्होंने इधर उधर से कोई बात नहीं की। पहले वो तो हमेशा आज जिस तरह उन्होंने कहा, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने सवाल उठाया, उन्हीं के फैसलों से ये आपने लिखा हुआ अपने फैसले में, ये बात उन्होंने की है। लेकिन सैयद बलोच साहब, एक मेरा सवाल है
इस बेंच में जो 11 रुकनी बेंच है, इसमें 6 जज ऐसे बैठे हुए हैं जो बाद में एलोकेट हुए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, और वो केस पहली दफा सुन रहे। ये बड़ी खौफनाक बात है, जिस पर जस्टिस आशिम काकड़ को आज ये कहना पड़ा। उन्होंने कहा, मैं पढ़ लेता हूँ, फैसल सिद्दीकी साहब, आपसे एक शिकवा है, आप सिर्फ सीनियर जजेस के सवालों का जवाब देते हैं। मैंने नोट किया आपने हमारे सवालों पर 72 बार कहा, 72 बार कहा कि बाद में जवाब दूंगा। आपने बाद में इन सवालों का जवाब नहीं दिया, जिस पर फैसल सिद्दीकी साहब ने कहा कि मैं आपके बेंच में आपके शिकवे को दूर करूंगा। अब देखिए, जो 6 नए जजेस हैं, जस्टिस आमिर फारूक साहब कोई सवाल नहीं उठा रहे, जस्टिस बाकर नजफी साहब कोई सवाल नहीं उठा रहे, जस्टिस सलाउद्दीन पवर साहब कहीं बोल रहे हैं कभी कभी, लेकिन नहीं। जस्टिस शाहिद बलाल साहब तो मुकम्मल मोर बेलब है, वो एक सवाल तक नहीं उठाते। यार देखिए, जो जज सवाल नहीं ना उठा रहे, मेरे ख्याल में आपको यहीं से केस के फैसले के हवाले से कि फैसला कितने तनासुब से आएगा और कौन कौन से जज मुमकिन तौर पे इन दरखास्तों को, नजरसानी दरखास्तों को कबूल कर सकते हैं, कौन से रद्द कर सकते हैं, ये आपको आसानी हो रही है। मिसाल के तौर पे जस्टिस अमीनुद्दीन साहब के साथ कौन कौन से जज हो सकते हैं? जस्टिस नईम अफगान साहब उनके साथ हैं, जस्टिस मुसर्रत हिलाली साहब है, जस्टिस अली बाकर नजवी साहब का जो अब तक का तर्ज अमल बताता है कि उन्हीं की शाहिद बिलाल साहब हैं, शाहिद बिलाल साहब पक्के पक्के हैं। इसके अलावा अमीनुद्दीन साहब खुद हैं आमिर फारूक साहब और जस्टिस आमिर फारूक साहब भी। तो ये 5 वो है, छठे अमीनुद्दीन साहब खुद है, तो टोटल बन गए 6। पीछे रह गए 5, 2 जज हो गए पहले जिन्होंने दरखास्तें रद्द कर दी थी। तो अब देखें कि इसमें क्या एक बार फिर, लेकिन मेरा जो ख्याल है, मैं यहाँ पर जब हम वीला करने से कबल हम डिस्कशन कर रहे थे, हमारे दोस्त इब्रार अस्तूरी साहब हमें कुछ बता रहे थे, और वो मामला ये है कि जो आज सवाल किया जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने 39 की हद तक, और फिर जस्टिस असद अजहर रिजवी ने उसको एंडोर्स किया, और जस्टिस जमाल मंदोखेल वो अपनी सारी कहानी उसी पर लेकर आ रहे हैं अपने 39 की हद तक। 39 की हद तक अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सीटें मिलती हैं कौमी असम्बली में 13 या 14, टोटल 22 सीटें हैं कौमी असम्बली की, 23 है, उसमें से 11 शायद पीटीआई को मिले, 11 या 12 पीटीआई को मिलती हैं, बाकी सीटें मिलती हैं हुक्मा इत्तेहाद जमात को, वो उसकी तनासब से। तो फिर जो बनता है मामला वो 2/3 तो उनके पास चली जाएगी। लेकिन मुझे लग ये रहा है कि 39 की हद तक 11-12 सीटें मखसूस नशिस्तें दे दी जाएंगी, फैसला वो रखा जाएगा जो जैसे जमाल मंदोखेल और काजी फायजी साहब वाला फैसला था उसी को, कि 39 की हद तक ये सीटें दे दी जाए उन्हें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। तो ये दानों फ्रीकों के लिए विन विन सिचुएशन हो जाएगी। दोनों कहेंगे ठीक है जी हमें मिल गई है। लेकिन इसमें आया देखना यह है कि 187 को जो कंप्लीट इंसाफ की बात की गई थी, जस्टिस मंसूर शाह ने जो फैसला दिया था कि वो कहाँ जाएगा। देखें, बशारत राजा साहब इस बात का जवाब आज फैसल सिद्दीकी साहब ने कमरे अदालत में दिया। उन्होंने ये कहा कि जब ये सवाल हो रहा था ना 39 वलद, वो सिलसिला सारा चल रहा था। मैं शुरू दिन से, जब फैसल सिद्दीकी साहब ने पहले दिन दलाइल दिए थे, तो मैंने उसी दिन एक ट्वीट किया था। मैंने कहा अब तक की जो पहले दिन की समाअत है उसके मुताबिक फैसल सिद्दीकी साहब कम अज़ कम 39 सीटें तो सिक्योर करने की कोशिश कर रहे हैं कि वो 39 के तहत जो हमारी मखसूस नशिस्तें बनती है वो तो हमें देनी चाहिए। आज उन्होंने तज़किरा भी किया और उन्होंने कहा कि 11 जजेस का, जमाल मंदोखेल साहब, काजी फायज ईसा के साथ साथ 8 जजेस का अक्सरियती फैसला, और जस्टिस जो है याही अफरीदी साहब, तो उनको भी साथ मिला। 39 लोगों को तो होना चाहिए था, और ये 8 जजेस ने भी अपने फैसले में लिखा कि 39 तो हैं ही पीटीआई के ना। उनको बाद में इलेक्शन कमीशन ने नोटिफाई भी कर दिया, लेकिन नोटिफाई करने के बावजूद उन 39 लोगों की बुनियाद पर मखसूस नशिस्तें पीटीआई को नहीं दी। उस पर इलेक्शन कमीशन के वकील को बुलाया गया, तो वहां पर आए बाएं शाएं, जवाब कोई था नहीं। एतराज ये उठाया गया सामने जी कि हमने इंतजार किया कि जब फैसला आ जाएगा सबको इकट्ठी देंगे, ये नहीं हो सकता कि हम तो फिर कुछ को जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि ये इम्तियाजी सलूक क्यों, आपने तो बाकी जस्टिस मोहम्मद अली मजहर साहब ने उनके जो समझी है ना, हसन अजहर रिजवी साहब, उन्होंने ये सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि अगर आपने यहाँ पीटीआई को ये मखसूस नशिस्तें 39 लोगों की बुनियाद पर डिवाइड नहीं की तो बाकी को दे दी आपने, तो आपने हुकूमत को कैसे, फिर आप ये कहते सलूक क्यों, फिर आप ये कहते कि भाई सुप्रीम कोर्ट से आखिर तक फैसला आने दे नजर सानी तक, फिर उसके बाद देखेंगे जिसके हक में आया हम उसको उसी तरह बांट देंगे।
तो उस पर हाजी साहब जो है वो वैसे उन्होंने अपना फैसला वो करके बैठे हुए हैं। आज वैसे आपको पता है वो बाप का भी जिक्र हुआ है, बाप का भी जिक्र है, बाप का जिक्र ऐसे हुआ कि 2018 में जब इंतखाबात हुए ना, तो खैबर पख्तूनख्वा से कुछ 3 या 4 आजाद अरकान थे जो बाप पार्टी में शामिल हो गए, जो बलूचिस्तान से ताल्लुक रखती है। एक मिनट ये याद रखना, असरात मौलवी साहब कह रहे हैं कि आजिज साहब जो है ना वो हाफिज भी बन गए हैं। तो वो उस पर जब वो केपी असेंबली में वो 3 या 4 आजाद अरकान बाप पार्टी में शामिल हुए। नहीं कहा जी, वो कह रहे हैं कि मैंने हाफिज ने नहीं कहा, लेकिन मुझे पता चला कि वो जब सऊदी अरब गए तो वहां पर उन्हें किसी ने बताया कि ये बड़ा मुजर्रब नुस्खा है या हाफिजों का विर्द करे। अच्छा, तो वो शायद इस वजह से वो करते रहे। अच्छा, तो बाप की बात कर रहे हैं। तो जब वो 3-4 आजाद अरकान 2018 में शामिल हुए ना, तो उन्होंने बाद में दरखास्त दे दी कि भाई हमें मखसूस नशिस्तें दें। तो उसकी बुनियाद पर एक मखसूस नशिस्त मेरे ख्याल में उनको मिली थी बाप पार्टी में। बाप पार्टी। हालांकि इलेक्शन से पहले बाप वालों ने केपी से अपनी मखसूस नशिस्तों की फहरिस्त जमा ही नहीं करो। उस पर फिर फैसल सिद्दीकी ने कहा कि ये कैसा कानून है कि बाप वाले आ जाए इलेक्शन। उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन का बाप आ जाए तो आप शेड्यूल तब्दील कर देते हैं, और हम अगर आ जाए तो आप हमारे लिए शेड्यूल तब्दील नहीं करते। तो उस पर उन्होंने कहा कि इसका मतलब यह है कि बाप ही होता है, जैसे जमाल में खेल रही है। तो वो फिर आप देख लें कि इलेक्शन कमीशन का बाप कौन है, हुक्म किसके चलते हैं। तो इलेक्शन कमीशन आगे ताबेदार बेटे की तरह, बच्चे की तरह वो फिर बाप के हुक्म पर अमल दरामद कर रहा है और दबा के कर रहा है। इसके अलावा जो फैसल सिद्दीकी साहब की जानिब से जस्टिस जमाल मंदोखेल, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर साहब और जस्टिस जो अमीनुद्दीन साहब हैं, उनके अपने फैसलों के हवाले दिए, खामोशी थी। आज जजेस के पास कोई जवाब नहीं था फैसल नहीं, जस्टिस मुशर्रफ अली के पास जवाब था। उन्होंने कहा कि 2 घंटे हो गए, उन्होंने पत्नी कोई चाय पीनी होगी, कोई बिस्कुट चिस्कुट खाना होगा, तो बीमार तो है ना यार वो, तो यार रिजाइन करके चली जाए, 30 लाख रुपए आपकी इतनी पेंशन बन जाएगी। यहाँ आप लोगों को इंसाफ के नाम पर उनके साथ तमाशा बैठ के। आज फैसल सिद्दीकी साहब ने एक और बात की है, वो उसका जिक्र ही नहीं किया, बड़ी इंपॉर्टेंट बात यार। जी। उन्होंने कहा आज इतनी जबरदस्त उन्होंने कहा जस्टिस मोहम्मद अली मजहर को मुखातिब करते हुए कि सर आप जो फैसले देते हैं वो भूल जाते हैं। देखिए ये बात मैं पहले दिन से कर रहा हूँ कि यार फैसल मोहम्मद अली मजहर साहब, अब ये देखें, इन्होंने 8 जजेस के फैसला दिया, मुख्तसर फैसला 12 जुलाई को, उसके बाद एक वजाहत दी, फिर दूसरी वजाहत दी, फिर उसके ऊपर तफसीली फैसला दिया, दस्तखत किए, और आज जज साहब बैठ के कह रहे हैं अच्छा जी जज साहबान के आइन को रीराइट कर सकते हैं। वो भाई जब आप फैसला दे रहे थे, जब आप वजाहतें दे रहे थे, जब आप ऊपर दस्तखत कर रहे थे, क्या उस वक्त आपने ये फैसला नहीं पढ़ा था जी, या आपको किसी ने दिया नहीं? शॉर्ट ऑर्डर, तफसीली फैसला, वजाहतें, उस पर सिग्नेचर, कोई कम से कम 5 दफा जस्टिस मोहम्मद अली मजहर साहब आपके उस पर सिग्नेचर है, और वो सिग्नेचर आपने पढ़कर दिए होंगे। मैं वैसे नहीं कहता है, मैं नहीं कहता कि दस्तखती जज के हवाले से जो मैं बात करता होता हूँ कि अगर आपने वो फैसला नहीं पढ़ा था तो इट मीन्स कि आप दस्तखती जज है, तो आपको ऑर्डर आता है, जो कहीं से आपको ऑर्डर मिलता है, उस पर आप साइन कर देते हैं, या उनका कहते हैं ठीक है जी हाँ अमान सदाकन, आप अपना माइंड तो अप्लाई ही नहीं करते फिर ना। जी। तो इसमें देखिए फिर जस्टिस मुशर्रत अली साहबा, जब फैसल सिद्दीकी ने कहा कि वोट बुनियादी हक है, तो मुशर्रत अली साहबा ने कहा वोट बुनियादी हक तो नहीं है, लेकिन बल्ले वाले इंतखा जो केस था, बल्ले के इंतखाबी निशान वाला, उसमें जस्टिस मुशर्रत अली साहबा बेंच का हिस्सा थी, और उस फैसले में काजी फायज ईसा ने फैसले में लिखा कि वोट एक बुनियादी हक है, फंडामेंटल राइट है। और यहाँ जस्टिस मुशर्रत अली साहबा कहती है ये बुनियादी हक नहीं है। तो जस्टिस मुशर्रत अली साहबा को भी अपना फैसला याद नहीं है। इसलिए मैं ये कहता हूँ कि जिन जजेस को अपने फैसले याद नहीं है, ये जहनी माजूर हो चुके हैं, इनकी याददाश्त कमजोर हो चुकी है। आइन के आर्टिकल 209 की झैली शिक 5 के तहत जिस्मानी और जहनी माजूरी की सूरत में इन जजेस के खिलाफ रेफरेंस जाना चाहिए और जुडिशल काउंसिल में, और इनको ओहदों से बरतरफ किया जाना चाहिए, क्योंकि ये इंसाफ फराहम करने के काबिल ही नहीं है। सिर्फ तनख्वाह के लिए, पेंशन के लिए चिपक के बैठे हुए हैं। मोहम्मद अली मजहर साहब को तो अब ये लालच पड़ गई है कि यार मैं 2027 में तरमीम आने के बाद कि मैं ट्वीट भी किया था सुबह कि वो 26वीं आनी तरमीम किस तरह सुनेंगे, उन्होंने तो कह दिया कि आज हाँ आपने वो याद करवा दिया। केस की समाअत शुरू हुई ना, तो शुरू में वो 26वीं आईनी तरमीम का हवाला है कि इसके जरिए आइन के आर्टिकल 187 का कुछ इख्तियार सुप्रीम कोर्ट से लिया गया। तो उस पर मोहम्मद अली मजहर साहब ने और जमाल मंदोखेल साहब ने कहा नहीं 26वीं आईनी तरमीम से इख्तियार तो वापस नहीं लिया गया, कोई इख्तियार कम नहीं किया गया। उस पर फैसल सिद्दीकी साहब ने कहा कि इसका फर्क अदलिया की आज़ादी के लिए पर पड़ा है, सुप्रीम कोर्ट के इख्तियार कम हुए हैं, और अगर आप जज साहबान की ये राय है कि 26वीं आईनी तरमीम से सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात कम नहीं हुए तो मैं आपके साथ हूँ।
मुझे ना वो मुशर्रफ साहब की एक बात याद आ गई कि वो भारत के साथ ना एक टीवी पर लाइव थे वो वीडियो लिंक के जरिए, तो एक भारतीय ने उनसे सवाल किया कि कश्मीरी भारत के साथ बहुत खुश हैं, मकबूजा कश्मीर वाले। तो परवेज़ मुशर्रफ साहब ने उस पर कहा कि अगर आप लोग भारत के साथ खुश हैं तो मुझसे ज़्यादा खुशी किसी और बंदे को नहीं होगी। वो होंगे, आपको पता है कि भारत भारत नवाज कुछ होते हैं, तो वो खसूसी तौर पे भारतीय हुकूमत ने किसी कश्मीरी साहब को बिठाया हुआ था, तो उन्होंने कहा, तो मुशर्रफ साहब की वो मुझे बात याद आ गई। तो उस पर फिर जस्टिस हाशिम काकड़ साहब बोले, उन्होंने कहा कि फर्क तो पड़ा है, फर्क पड़ा, ये बात 26वीं आईनी तरमीम से सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात पर फर्क पड़ा है, ये नहीं कहा जा सकता कि फर्क नहीं पड़ा। तो मैं उस पर कह रहा था कि जब मोहम्मद अली मजहर साहब कह रहे थे कि जी नहीं, ये तो बड़ी जबरदस्त ये तरमीम है और इससे अदलिया की आज़ादी पर कोई फर्क नहीं पड़ा, तो अब 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरखास्तें सुप्रीम कोर्ट में जेर समाअत हैं। एक समाअत हुई है और जनवरी के शुरू में, और उसके बाद कहा गया कि 3 हफ्ते के बाद दोबारा 3 जनवरी को शायद समाअत हुई थी, कहा गया कि 3 हफ्ते के बाद दोबारा समाअत होगी। उसके बाद वो केस आज तक समाअत के लिए मुकर्रर नहीं हुआ, 6 महीने से जायद हो चुके हैं। तो सवाल फिर ये पैदा होता है कि अब मोहम्मद अली मजहर साहब और जमाल मंदोखेल साहब वो 26वीं आईनी तरमीम वाले केस में कैसे बैठेंगे, जब आप आज ये राय दे चुके हैं कि 26वीं आईनी तरमीम बहुत अच्छी है, इससे अदलिया को मजीद तकवीयत और आज़ादी मिली है और इससे जो अदलिया की आज़ादी है वो कम्प्रोमाइज़ नहीं हुई। तो आज तो आपने अपना माइंड अप्लाई कर दिया, जाहिर कर दिया, तो आप तो इस बेंच में अब बैठने के काबिल ही नहीं रहे। तो बहरहाल बशारत राजा साहब बहुत ज़बरदस्त आज की समाअत, फैसल सिद्दीकी साहब ने जो सन्नाटा था अदालत में, पूरे नंबर मिलने चाहिए जजेस के रेफरेंस से। जब केसेस का उन्होंने हवाला दिया, जब उन्होंने सवालात उठाए, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के जानिबदारी पर सवालात उठाए और अदालती फैसलों पर अमल दरामद ना करने के लिए सवाल उठाए, उन्होंने कहा कि आज सुप्रीम कोर्ट कुछ तो अपने फैसले की इज्जत करे। मुझे तो सुप्रीम कोर्ट के मुस्तकबिल की फिक्र हो गई है, परेशान हो गया हूं मैं कि यहाँ सुप्रीम कोर्ट 6 महीने हो रहे हैं, 6 महीने से भी ज्यादा, बल्कि साल हो रहा है और सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद नहीं हो रहा, और आप जजेस के कानों पर जूं नहीं रेंग रही। और उन्होंने अमीनुद्दीन साहब से कहा कि इसका कुछ नोटिस तो ले, इसको कुछ इसके ऊपर कार्रवाई तो करे, तो अमीनुद्दीन साहब ने कहा नहीं नहीं जी, कहा इसमें नोटिस लेने की कोई बात नहीं है, तो आप अपने दलाइल आगे जा रहे हैं। तो ये हालात है। बहरहाल फैसल सिद्दीकी साहब ने अपना हक अदा किया है और फैसल सिद्दीकी साहब ने साबित किया है कि उन्होंने जो कहा था कि हम ग्राउंड नहीं छोड़ेंगे, मैदान नहीं छोड़ेंगे, वो उन्होंने बहुत अच्छा किया। मुशर्रफ का हवाला दिया, तो जब वो हिंदुस्तान गए तो आज जब बेंच के सरबरा जनाब काजी हाजी हाफिज अमीरुद्दीन साहब जब वो दलाइल दे रहे थे फैसल सिद्दीकी साहब, तो डीजी ला खड़े थे, तो मुझे पीके मूवी का वो तपस्वी याद आ गया जो कहता है कि ये मन का डमरू 2000 किलोमीटर हिमालय के पहाड़ों पर लेकर जाएं, तो सामने बैठा होता है वो आमिर खान, तो कहता है रॉन्ग नंबर। तो मुझे वो याद आ गया। बहरहाल वो हमारे लिए काबिल एहतराम है, बहुत अच्छे हैं। अगला वीलॉग में आपके सामने आएंगे हम इंशाल्लाह। एक 10 साला प्लान दिया गया है, वो 10 साला प्लान क्या है, और एक ताकतवर शख्सियत की तरफ से 10 साला प्लान दिया गया, जिसमें ख्वाबों का जिक्र किया गया, जिसमें वज़ीर आज़म को कुत्ता कहा गया। ये बातें चल रही हैं, वैसे अभी चल रही हैं। बहरहाल वो बड़े ऑनरेबल रिस्पेक्टेबल साफ़ी हैं जिन्होंने ट्वीट किया, हम उनका ट्वीट ही पढ़ेंगे, आपके सामने रखेंगे। तब तक मुझे और सैयद बलोच साहब को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।